नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात आज राज्यपालों की भूमिका को लेकर खड़े हो रहे सवालों की। राज्यपालों के रोल अक्सर सवालों के घेरे में क्यों रहते हैं? महाराष्ट्र में शिंदे बनाम उद्धव की कहानी बिल्कुल ताजा है। सुनवाई में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका कटघरे में है। अदालत ने हालांकि कहा है कि अब यह संभव नहीं कि शिंदे की सरकार को खारिज कर उद्धव की सरकार बहाल हो। लेकिन इस मामले से एक बार फिर राज्यपालों की भूमिका चर्चा में आ गई है। इस पर बहस छिड़ गई है। खबर देखते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। शिंदे की सरकार, सुप्रीम कोर्ट तकरार, राज्यपाल के रोल पर तीखी तकरार। हाल के सालों में राज्यपाल के रोल पर सुप्रीम कोर्ट सवालों से रूबरू होता रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता बदल के सवाल पर ये रोल एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत के अधीन है। 9 दिन चली लंबी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई लम्हे आए जब राजनीति में राज्यपालों की भूमिका तलवार की धार पर थी। पूरा मामला उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी गंवाने से जुड़ा है। सरकार पर एकनाथ शिंदे का कब्जा, पार्टी पर भी शिंदे का राज, चुनाव चिन्ह भी शिंदे वाली शिवसेना के नाम। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जहां सुनवाई के दौरान कई बातें सामने आई, जिसने एक पुरानी बहस को फिर से नया रूप दे दिया। सवाल नंबर 1, क्या महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी को उद्धव सरकार से विश्वास मत हासिल करने को कहना गलत था? सवाल नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लेकिन अब हो ही क्या सकता है? सवाल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पक्ष रख रहे सीनियर वकील ने कहा, उद्धव सरकार को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का 2 टूक कहना था कि अब यह संभव नहीं कि शिंदे की सरकार को खारिज कर फिर से उद्धव की सरकार बनाई जाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने माना कि राज्यपाल ने जो भी किया वो गलत है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि इसे सुधारा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के महासंग्राम पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन इस पूरे मामले ने कई सियासी सवाल पैदा कर दिए हैं। सवाल राज्यपालों की भूमिका का है, और ये सवाल नए नहीं हैं। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में अक्सर विपक्ष की कसौटी पर राज्यपाल रहे हैं। केंद्र में जिसकी सरकार, राज्यपालों पर उसका अख्तियार। विपक्षी दल अक्सर राज्यपालों की भूमिका रबर स्टैंप से ज्यादा नहीं मानते। क्या ये आरोप महज राजनीतिक स्टंट है या हकीकत? ये बात दावे से नहीं कही जा सकती, लेकिन एक इतिहास भी है जिसकी अनदेखी नहीं हो सकती। बवाल और सवालों का लंबा इतिहास। साल 1952 आजाद भारत में राज्यपाल की भूमिका पहली बार सवालों में आई। तत्कालीन मद्रास में गवर्नर श्री प्रकाश ने कांग्रेस के सी राजगोपालाचारी को सरकार गठन का न्योता दिया, जबकि राजगोपालाचारी विधायक नहीं चुने गए थे, न ही चुनाव में हिस्सा लिया था। साल 1959 केरल में गवर्नर बी रामकृष्ण राव ने राज्य में पहली बार निर्वाचित EMS नंबूदिरीपाद की सरकार को बर्खास्त किया था। तब पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। केरल की लेफ्ट सरकार ने लैंड ऑनरशिप और शिक्षा पर 2 बिल पास किए थे। राज्य में बवाल शुरू हुआ तो पीएम नेहरू ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की हरी झंडी दे दी। साल 1967 राज्यपाल धर्मवीर ने पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की अजय मुखर्जी सरकार को बर्खास्त किया। कांग्रेस के समर्थन वाली मुख्यमंत्री पीसी घोष की सरकार को नियुक्त किया। साल 1970 पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की अजय घोष के नेतृत्व वाली सरकार का इस्तीफा सीपीएम नेता ज्योति बसु के दावे को राज्यपाल ने खारिज किया, लेकिन राज्यपाल शांति स्वरूप धवन ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। साल 1982 हरियाणा में राज्यपाल गणपत राव देवजी तापसे ने लोकदल और भाजपा की गठबंधन की सरकार को बर्खास्त किया। सीएम उम्मीदवार देवीलाल के दावे को दरकिनार कर भजन लाल की कांग्रेस सरकार को न्योता दिया। साल 1984
आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बने 1 साल हुए थे। एनटीआर सर्जरी के लिए अमेरिका गए, तभी पूर्व कांग्रेसी एन भास्कर राव ने पार्टी से बगावत की और नई सरकार का दावा ठोका। गवर्नर रामलाल ने भास्कर राव को सीएम बना दिया। साल 1988 कर्नाटक में गवर्नर पी वेंकट सुब्बैया जनता दल के एसआर बोम्मई को सदन में बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया, जबकि बोम्मई ने तमाम विधायकों के हस्ताक्षरों वाली चिट्ठी भी उन्हें सौंपी थी। 1994 में गोवा में ऐसी ही कहानी दोहराई गई, जब राज्यपाल भानु प्रताप सिंह ने विल्फ्रेड डिसूजा की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। 1996 में गुजरात और 1 साल बाद यानी 1997 में यूपी में कुर्सी का यही किस्सा दोहराया गया। फरवरी 1998 में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से लोकतांत्रिक कांग्रेस और जदयू विधायकों ने समर्थन वापस लिया था। गवर्नर रोमेश भंडारी ने आओ देखा न ताओ कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को राज्य का सीएम बना दिया। पाल 3 दिन के सीएम के नाम से आज भी जाने जाते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद ही कोर्ट ने जब कल्याण सिंह की सरकार बहाल की तो पाल को सीएम की गद्दी छोड़नी पड़ी। ये कुछ मामले हैं जो बताते हैं कि राज्यपालों की भूमिका अक्सर सियासी सवालों के घेरे में रहती है। वैसे ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सियासत की हरी कथा में हरि अनंत हरि कथा अनंता। ब्यूरो रिपोर्ट। तो राज्यपाल की भूमिका पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। विपक्षी दल में जो लोग बैठे हैं, जो आज डिमांड कर रहे हैं, जो आज अपनी बात रख रहे हैं, जिनको आज पीड़ा हो रही, दर्द हो रही, जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह का जो वाकया है इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन हमने इस खबर के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की है कि इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन क्या लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग इस बात का संज्ञान लेंगे? राज्यपाल की भूमिका पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी अपने आप में एक बड़ा मामला है। चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पैनल में खास मेहमान के तौर पर आज 4 मेहमान शामिल हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस, संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना हमारे साथ जुड़े हैं, संजय बंसल एडवोकेट हैं, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर आज उनके अनुभव को हम यहाँ पर साझा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और विजय कौशिक जी, आपसे शुरुआत करेंगे। तकनीकी पहलू हम संजय जी से समझेंगे उसके बाद, लेकिन क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की जिरह हुई है, जिस तरह की वहां पर चर्चा हुई है, बातचीत रखी गई है, क्या मत है आपका, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है ये न केवल कानूनी रूप से बल्कि लोकतंत्र के हिसाब से भी देश के लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला मामला है। क्योंकि जो शिवसेना के विधायक थे, जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार चल रही थी कांग्रेस के साथ, गठबंधन सरकार एनसीपी के साथ, तब कुछ विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे जी को कि भाई हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो तुम्हारे खिलाफ सीबीआई और ईडी की जो जांच चल रही है, अगर इससे बचना है तो शिवसेना की सरकार को गिरा दो और भाजपा के साथ आ जाओ, नहीं तो जेल जाने की तैयारी करो। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, या तो आप इस दबाव को खत्म कराइए किसी तरीके से, नहीं तो हमारे पास सरकार गिराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी विजय कौशिक जी, अब पछताए होत क्या जब चुग गई चिड़िया खेत। जब ये सारी चीजें पहले से पता थी और उसके बाद जमीन, आपकी सियासी जमीन सरक गई आपके पैरों के नीचे से, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई कि पहले से सारी चीजें पता है, उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया, आंख बंद करके बैठे रहे। आप मुझे ये तो बताइए, मान लीजिए प्रदेश के अपने अधिकार हैं, केंद्र के अपने अधिकार हैं, केंद्र अपने असीमित अधिकारियों का प्रयोग करके, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके और पैसे के दम पर हॉर्स ट्रेडिंग करके अगर सरकार को गिरा रहा है और वहां पर अपनी सरकार बना रहा है, तो उसके एक नहीं कई सबूत हैं।
जैसे अजीत पवार जब चुनाव लड़ रहे थे एनसीपी की तरफ से, उस समय देवेंद्र फडणवीस कहा करते थे विधानसभा चुनावों के अपने कैंपेन में कि अजीत पवार के ऊपर सीबीआई और ईडी के मुकदमे दर्ज हैं और अजीत पवार हर हाल में चक्की पीसेंगे। वो कहते थे अजीत पवार चक्की पीसिंग। और बाद में जब सरकार बनाने की बात आई, उन्हीं अजीत पवार के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं तो किया। पहली बार तो इस तरह का मामला नहीं हुआ ना। इतिहास के पन्नों में जितने भी दर्ज मामले हैं राज्यपाल की भूमिका को लेकर, वो तो हमने दिखाया आपको। तो रास्ता किसने दिखाया कि इस तरह के काम किए जा सकते हैं, ये रास्ता है, यहाँ से आपको गुजरना चाहिए? क्या कांग्रेस ने कभी ये हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात की? क्या कांग्रेस ने कभी सीबीआई और ईडी या किसी संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल करके दूसरा के विधायकों को मजबूर किया कांग्रेस में आने के लिए? 212 कांग्रेस के जमाने के 212 ऐसे मामले हैं जब सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिसमें विधायकों के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल इसलिए किया गया हो कि वो दूसरी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आ जाए। ये काम तो भाजपा कर रही है, ऑन रिकॉर्ड कर रही है। अश्विनी शाही जी, जब तक लोग दूसरी पार्टी में क्योंकि होते हैं, ठीक है तब आपकी तक आपकी बात पूरी हो ईमानदार हो गई। जाते ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। हर कोई ये कहता कि हमारा दामन एकदम साफ है। अश्विनी शाही जी, जितनी जिरह हो रही, जितनी बातचीत हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? दामन पाक साफ किसी का नहीं? देखिए रविंद्र जी, स्पष्ट रूप से ये राजनीति है। और अभी हमारे भाई कह रहे थे कि कांग्रेस का कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा, और आपने अभी अपने ओपनिंग रिपोर्ट में पूरी चीजों का पोस्टमार्टम करके दिखा दिया। उसके बाद भी ये बेशर्मी है, तो ये तो भाई मतलब सर्वथा अनुचित है। मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा होना चाहिए। चुनी हुई सरकारों को सबसे ज्यादा धारा 356 का दुरुपयोग करके गिराने का रिकॉर्ड जो है कांग्रेस के नाम से है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई, आपने तुरंत बता दिया कि कितना है ईडी और सीबीआई के कैसे किए थे। भजन लाल जी क्या किया करते थे, ये शायद हमारे मित्र भूल गए हैं कांग्रेस की सरकारों में। तो ये सब चीजें नहीं है। फिलहाल जो महाराष्ट्र का मामला है और जिस मुद्दे पर आज आप बहस रख रहे हैं, ये मुद्दा जो है शिवसेना की बात है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पार्टियों में लोकतंत्र नहीं बचा है, क्योंकि पार्टियां अब परिवार चला रही हैं, एक परिवार के लोग। शिवसेना का ये सुप्रीम कोर्ट का जो है सारे दलों पर आप देख लीजिए। नहीं, लेकिन जो क्लीन चिट राज्यपाल को दे दी गई थी आपकी तरफ से, उस भूमिका पर तो अब सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, हमारे तरफ से क्लीन चिट तो क्यों नहीं दी जाएगी? कोई हम न्यायिक संस्था तो है नहीं, हम तो राजनीतिज्ञ हैं। अच्छा, आप न्यायिक संस्था नहीं तो जो मन में आए वो कर लीजिए, जिस तरह से उल्लंघन होना हो लीजिए, जिस तरह से सत्ता का इस्तेमाल करना कर लीजिए, जो मन में आए। हम राजनीति करने आए। देखिए, इसमें कोई जलेबी बनाए हमारे मित्र, वो अलग बात है। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ जी। उद्धव ठाकरे जी कह रहे थे हमारी सरकार गिरा कर दिखाओ, गिरा कर दिखाओ। देवेंद्र साहब ने कहा, देवेंद्र फडणवीस जी, कि भाई जिस दिन गिरेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और पता नहीं चला। जिसकी सरकार के जिसके इतने मंत्री, इतने विधायक चले गए, उसको पता ना हो, वो सरकार चलाने के काबिल नहीं है आज के दिन में। और वही हुआ, सरकार इनकी गिरी। अब वो लोग कैसे गए, किसी का कोई तथ्य। अभी हमारे मित्र हार्स ट्रेडिंग और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। नहीं तो न्याय प्रक्रिया पर अगर आपको भरोसा है तो जो भी न्यायपालिका ने कहा उसको तो आपने ध्यान से सुना ही होगा। जरूर सुना है। तो उस पर सुना है। कुछ एहसास है कि कहीं पर कुछ गलत हो गया? तो अगर गलत हुआ तो न्यायपालिका को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये राज्यपाल के और विधायिका से जो नीति निर्धारक हैं, इनसे ऊपर अगर वो न्यायपालिका अपने को समझती तो फैसला दिया होता कि ये सरकार गलत है। उन्होंने तो फ्लोर टेस्ट की बात कर दी कि आपको फ्लोर टेस्ट बुलाना चाहिए था, और इन्होंने फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाया। अगर फ्लोर टेस्ट बुलाए होते ये लोग, इन्होंने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने जिस भूमिका का निर्वहन किया है, राज्यपाल ने जिस तरह से फ्लोर टेस्ट बुलाया है, वो तरीका सही था। ये लोग फ्लोर टेस्ट बुलाना किसका काम है? नेता सदन का, नेता विरोधी दल जो भी हो, जो अपने दल के नेता हैं, उनको बुलाना फ्लोर टेस्ट के लिए उनको करना जरूरी है। तो राज्यपाल की भूमिका ठीक थी, आप मानते हैं? वहाँ पे राज्यपाल की भूमिका जो उस समय संवैधानिक थी, उनके पास भी संवैधानिक लोग होते हैं, जो संवैधानिक उनको सलाह दी गई उस हिसाब से अच्छी रही उस समय। ठीक है। संजय द्विवेदी जी,
राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही अश्विनी शाही ये भी कह रहे हैं कि हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम तो राजनीति करने आए थे और राजनीति कर रहे हैं। देखिए नवीन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहते हो धोखे देते हैं, 50 धोखे एकदम देंगे, 100 धोखे एकदम ओके। अगर वो चाहे उसको सुनाए तो 10 सांसद उसको अपने मन से समर्थन देने की आ जाती है। पहली बात मैं कह रहा हूँ। आज वही चीजें जो है, जो बीजेपी जो जब से 2014 में महंगाई का मुद्दा लिया, इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा लिया, डीजल पेट्रोल दामों का मुद्दा लिया, जो ये मुद्दे लेके सरकार में आए। आज सांसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 2014 से पहले सबसे ज्यादा महंगाई थी। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 2014 के बाद 100 रुपए में डीजल बिक रहा, 110 रुपए में पेट्रोल बिक रहा, और बाकी महंगाई की हालत ये है कि तेल से लेके दाल से लेके जो भी चीजें हैं वो सब महंगी होती चली जा रही है। बेरोजगारी कहाँ बढ़ गई है, आप देख लीजिए। अब जो बात 356 की बात कर रहे हैं, 356 नहीं, नियमों के उल्लंघन की भी बात चल रही है, दुरुपयोग की भी बात चल रही है, तो कौन सी पार्टी पीछे है? उसका भी एक आकलन होना चाहिए कम से कम। ऐसा सर्टिफाइड कर दें कि ये पार्टी तो दूध की दुली साहब, लोकतंत्र का सबसे ज्यादा सम्मान तो इसी ने किया है, इसको वोट देना चाहिए, सर्टिफिकेट मिल जाए। वहां तो कोई किसी से पीछे ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, 356 जो बात आप कहते हैं, सरकार गिराई गई, सरकार तोड़ी नहीं गई। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ इनके विधायक ज्यादा थे और 20 विधायक को इस्तीफा दिया और सरकार बना ली। महाराष्ट्र में कर नहीं सकते थे, महाराष्ट्र में न करने की वजह से उन्होंने किया संविधान काम है ना। एक संविधान में बनाया, जब इससे पहले जो राजनीतिक दल रहे हैं, उन्होंने देखा कि साहब इससे छोटी पार्टियां टूट रही है, तो उन्होंने शेड्यूल का बनाया, उसमें बताया घर मिजाज की अगर टूटती है तो किसी पार्टी मत होकर अपना काम करेंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या किया, महामहिम राज्यपाल जी ने अगर माना कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, हम 3 पार्टी थे, एक कांग्रेस थी, शिवसेना थी और एनसीपी थी। भाई एनसीपी समर्थन वापस देती तो प्रोटेस्ट कराना जरूरी था। अगर कांग्रेस समर्थन वापस देती प्रोटेस्ट, हमारे इंटरनल अगर मतभेद हो रहे हैं तो इंटरनल मतभेद को और घी डाल के, उसमें आलू डाल के और उसका फायदा लेके उसकी सरकार बनवा देना। भाई ये लोग 34 विधायक गए थे सुप्रीम कोर्ट, वो भी सुरक्षा के लिए लगे गए थे, तो ये कहते नहीं कि मेरी सरकार बनवा दीजिए। आप उसी लोगों ने ऑर्डर लेके, तो देखिए जब बिजनेस कोई मैटर हो जाता है, अगर ये सबसे पहले ये गए थे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये गए थे, मेरी व्यवस्था नहीं जानी चाहिए, ये इन पर रोक लगाइए, तो सब मामला हो गया था। ठीक है, आपको कोई खबर नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि किया कुछ अंदर खाने कुछ और चल रहा था और दिखाया कुछ और जा रहा था। नहीं, सरकार बना के उनको बैठाना क्या उचित है? आज लोकतंत्र कहा जा रहा है, संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान जो हमारा है, उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि कानूनी पहलुओं को बेहतर तरीके से जानते हैं संजय बंसल जी, इसीलिए हमने उनको ही बैठा रखा, ताकि हो सकता है कि आप हमें घुमा दें, हमें उतनी कानून की समझ ना हो, कम से कम संजय बंसल जी बैठे तो आप कानून के बारे में वो ज्यादा बेहतर हम लोगों को समझा सकेंगे। संजय बंसल जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र केस में उद्धव की शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की थी, जैसा कि कहा जा रहा है। स्पीकर ने स्टे से मना किया। विधायकों का शक्ति परीक्षण फ्लोर टेस्ट में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या आपको लगता है कि इसका पालन हुआ है? संविधान इस बाबत क्या कहता है? देखिए, इशू कुछ उलझा हुआ है, कुछ ज्यादा उलझा हुआ इसलिए है कि नॉर्मल कोर्ट में जो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में होल्ड किया है, बहुत सारी जजमेंट्स हैं, बहुत सारे केसेस हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया था कि कोई सरकार इसमें अछूती नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से अछूती नहीं है। एक नागरिक के तौर पे मैं ये टिप्पणी जो है आउटसाइड सर्कल जो है करना चाहता हूँ पॉलिटिकल व्यू सुनने के बाद। तो पहले अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सरकारें गिराया करती थी, और 1985 के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद जो है 10th शेड्यूल में शामिल होने के बाद नए नए तरीके ईजाद हुए, और पीछे कुछ दिनों से ये एक तरीके से कुछ बहुत बढ़ गया है, ये हम देख रहे हैं। अब जहां तक इस केस का सवाल है, इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ और पार्टी को तोड़कर
सरकार गिराना जी और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाकर अपनी नो कॉन्फिडेंस से या कॉन्फिडेंस वोट से सदन का विश्वास हासिल करने का जो प्रोसीजर है उसके लिए कुछ तकनीकी जरूरतें हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो ये कहता है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लोग टूटते हैं तो अगर वो 1/3 ऑफ दैट लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ से कम है जी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर वो 1/3 से ज्यादा हैं और उस ज्यादा की कोई सीमा नहीं है, 1/3 से ज्यादा जो है 33% से लेके ये जो है 99% तक हो सकते हैं। किसी पार्टी के 100 अगर विधायक हैं तो अगर 99 विधायक जो है तोड़ के चले जाएं, 33 से लेकर 99 विधायक जी उनको उस पॉलिटिकल पार्टी से अलग एक सेपरेट ग्रुप का रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा पहले स्पीकर से। लेकिन संजय बंसल जी, यहाँ ये तो स्थिति आई ही नहीं। यहाँ पर तो मैं हाँ, यही आपसे अर्ज करने की कोशिश जी, कर रहा यहाँ पर तो नाराजगी का विषय था। जी नाराजगी जो है हाँ। सुप्रीम कोर्ट में मैं जो लगातार इसको फॉलो कर रहा हूँ, आई एम ए पार्ट ऑफ दिस केस। जी एक्चुअली इशू यही है कि क्या वो एक इंटर पॉलिटिकल पार्टी झगड़ा है जिसको कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे सुलझाया जा सकता है या गवर्नर के घर में जाके सुलझाया जा सकता है। यही आर्गुमेंट इस केस में है जो कि सुप्रीम कोर्ट अब सब आर्गुमेंट सुनने के बाद होल्ड करने वाली है। इशू यही है। ठीक है, तो अगर कोई डिसेंशन है पार्टी में तो वो डिसेंशन आप पार्टी के अंदर सुलझाएंगे। जो अगर आप उसके साथ उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में और दूसरे जगह पर बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां पर आप पार्टी में मतभेद को उजागर करके और अल्टीमेटली आप रिजाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है अपने को 1/3 से ज्यादा तोड़ के अपने को एक सेपरेट ग्रुप बना के या किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करके आप डिमांड कर सकते हैं। यही इशू जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने है और यही इसी इशू पर जो है लगता है गवर्नर ने बहुत बड़ी एक गलती की है, जिसको लेकर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे स्थिति तो बनी नहीं, इसलिए सवाल खड़े होना लाजमी है। अब सवाल यह भी उठता है कि हर कोई कसम खा के एक शपथ लेकर आता है और संविधान कहता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। कहां नजर आता है ये? देखिए रविंद्र जी, इस समय राजनीति जो है, चाहे राज्यपाल जी संविधान के रक्षक हो, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, हर जगह एक कुछ भी कर रहे हैं तो उनको एक दूसरे नजरिए से देखने का एक चलन सा बन गया है। अच्छी बात है, पहले से होता था लेकिन उसका उतना हो हल्ला नहीं होता था। पहले भी ये काम हुए हैं और इस काम के होने के बाद लोग जो है गए हैं, कहाँ गए हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर राज्यपाल के पास भी पॉकेट वीटो पावर होता है। अब हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ वकील साहब हैं जी। आज जो सिब्बल साहब उनका पैरवी कर रहे थे तो क्या कोश्यारी जी का नाम लिया उन्होंने कहीं? मैंने तो जहां पढ़ा है उसमें कोश्यारी जी का बगैर नाम लिए उनके ऊपर आरोप लगाया। क्या कारण था कि उनका नाम नहीं लिया गया? क्या कोई पॉकेट वीटो भी होता है उनके पास? तो राष्ट्रपति जी, अच्छा अश्विनी शाह जी, एक बात समझना चाहेंगे। एक बात आपसे, चूंकि आपने कहा कि नाम लेकर नहीं कहा। जब कोई नियम बनाया जाता है, जब कोई कानून बनाया जाता है तो नाम लिख के बनाया जाता है। अपराधी होता है। अब हम नाम लेके कहें ये अपराधी हैं इसलिए अपराधी की बात करेंगे, हम अपराध की बात करेंगे, इसके मायने क्या है? उस समय अगर एक धारा 361 होती है शायद, साहब ज्यादा बताएंगे, मैं तो कानून का विद्यार्थी नहीं हूँ। उसके तहत जो है राज्यपाल को विशेष पावर होता है जिसके तहत वो काम करता है और उसके संवैधानिक सलाहकार भी होते हैं। उस समय लोग जो है स्पष्ट रूप से एक चीज जब कहा गया, आज की जो पेच फंसी हुई है, उद्धव सरकार ने फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों नहीं की? फ्लोर टेस्ट की मांग ही नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस चीज को। तो जब नहीं किया, आप सरकार बनाना ही नहीं चाहते हैं और आपके नीचे से सब खिसक जा रहा है, तो इसमें अब राज्यपाल महोदय को दोष देना, उनको वादी बनाना, उनको प्रतिवादी बनाना, ये उचित नहीं। सरकार आपके नीचे से खिसक चुकी थी और
वो सरकार मतलब के लोग सीधा सीधा आपका हम जवाब ये माने कि जो एक नियम है, जो एक प्रक्रिया है, उससे इतर जाना अपराध नहीं है, उससे इतर जाना वो कोई गलती भी नहीं है, यही है ना? देखिए, ये अगर गलती होती तो अभी तक तो कई राज्यपाल जितने बहुत राज्यपाल हुए, सैकड़ों का नाम अभी लिया नहीं जा सकता है, आपके ओपनिंग रिमार्क में आया है। जी। सैकड़ों लोगों को अभी तक सजा हो चुकी होती कहीं ना कहीं, क्योंकि ठीक। सब गलती किए थे। ठीक। रमेश भंडारी जी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने किस तरीके से जगदम्बिका पाल जी को दिला दिया शपथ। ठीक है। तो क्या ठीक। हुआ रमेश भंडारी जी का? ठीक है, ठीक है, वो उनका फैसला पलटा ठीक है। गया। संजय ऐसा द्विवेदी कुछ जी नहीं है कि कुछ एक कहना चाह रहे होशियारी जी को ही हम हैं, खड़ा आपकी करें। बात पर संजय द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी। कि असल में संविधानिक शपथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई, तो जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं या राहुल गांधी जी के ऊपर विदेश गए वहाँ पे जो आरोप लगा रहे हैं, माननीय 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में गए थे, उन्होंने क्या कहा था, इस देश में रहने से मुझे शर्म आ रही है। अब इस तरह की भाषाएं बोलते हैं, ये इस तरह की बात करते हैं। अब आज हम संविधान का पाठ हमको नहीं, पढ़ाते वो हैं। बयानबाजी तो एक बात है, यहाँ बयानबाजी की बात नहीं आ रही। यहाँ तो एक प्रक्रिया है, एक नियम है, एक कानून है जिसका पालन हर किसी को करना चाहिए। उस कानून के लिए हम जिम्मेदार हैं, जो भी सत्ता में बैठता है या जो भी जिस पद पर काबिज है, उसको उन नियमों का पालन करना होता है। अगर वो उन नियमों से इतर चला जाता है जमीन जी मैं उसी जा रहा हूँ, तो फिर भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं, वही खड़े हो रहे हैं। उसी जा रहा हूँ। हाँ। अभी उन्होंने कभी अश्विनी जी ने एक बात कही कि साहब उनके पास संवैधानिक लोग भी होते हैं, जो वकील भी होते हैं, महामंडल राज्यपाल का। तो क्या जो सब दुर्गेश मेकर था, जो सेना में दो फाड़ हुए, उन्होंने दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं हुए, तो क्या महामंडल राज्यपाल जी को शपथ दिलानी चाहिए थी? मैं जो पूछ रहा हूँ, आप संविधान की अगर बात करते हैं, देखिए एक गलती होती जानबूझ के और एक गलती होती अनजाने में। तो जो यहाँ जानबूझ के गलतियां हो रही हैं, जानबूझ सरकार बनाई जा रही है, ये सबसे बड़ा दोष है। देखिए अब सजा क्यों नहीं, तो इसमें दामन किसका साफ है, ये भी तो बताइए ना। बात कही सजा नहीं हो सकती, क्यों? संजय जी दामन है किसका साफ? एक हम्माम में तो सब एक जैसे ही नजर आते हैं ना। जिसकी जहां लाग लगती है वो वहां पर गफलत कर देता है। मेरी बात सुनिए, संवैधानिक पद क्योंकि होता है राज्यपाल जी, हम करें तो टू गुड, आप करें तो टू बैड। नहीं तो मैं कहा करना है, 356 धारा जो बनी है वो संविधान के लिए संविधान में है। अगर उसका उन्होंने दुरुपयोग कर रहा कोई राज्यपाल, हाँ तो इतिहास के पन्नों में जिनके कारनामे दर्ज हैं, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है, उनके साथ मिलकर भी तो आपने सरकार बनाई ना। तो ये तो रास्ता नहीं दिखाया कि विधायक तोड़ लो किसी पूरे विधायक तोड़ के। हाँ तो ये रास्ता तो दिखाया ना कि जिसके साथ जनता ने आपको चुनकर भेजा, ये रास्ता तो दिखाया ना जिनके साथ जनता ने आपको चुनकर भेजा, जिनके साथ आप गठबंधन में थे, उसके बाद उनसे गठबंधन तोड़ के आप उधर चले गए जो आपकी विचारधारा के ही बिल्कुल विपरीत थे। ये भी तो उसी दायरे में आता है ना। नहीं, बिहार में क्या हुआ? बिहार में जेडीयू आरजेडी सरकार चल रही थी, तो इन्होंने अपनी सरकार क्यों बना दी? मैं वही कह रहा हूँ, जिसकी जहाँ लाग लगती है, जिसको जहाँ मौका मिलता है, चूकता नहीं है ना। मेरी बात सुन लीजिए ना, हमारी इनकी बात इलेक्शन के समय में कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री रहेगा, एक ही जैसे 50% पद बटेंगे, ये कॉन्फ्रेंस तक आ गया। किसी ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। हमारे बड़े नेताओं ने इसको बोल दिया है, किसी ने नहीं कहा है 2.5 साल का। जवाब दे दीजिए। नहीं, वो तो कह रहे किसी ने नहीं कहा था। महामहिम राज्यपाल जी के पास जा रहे थे, तो क्या शिवसेना में लगी क्या में कभी? ये तो अकेले जा रहे थे। और नोडी जी उसमें मैं उसमें डिबेट में रहता था, उसमें यह कहा जाता मैं अकेले सरकार बना लूंगा। तो अगर हमको समर्थन अगर चुनाव में तो कराते शिवसेना, अगर हम चुनाव न कराते तो हम मिनिमम के तहत हमने हड़बड़े में नहीं बनाई सरकार। जैसे स्पीकर के पास चले गए, सरकार बना ली, जैसे मायावती जी के पास चले सरकार बना ली, जैसे आरजेडी जेडीयू के गठबंधन सरकार बनी। हमने सामान्य मिनिमम प्रोग्राम के साथ सरकार बनाई थी, हमने ऐसे नहीं सरकार बनानी थी कि हम जाके समय सरकार बनाई। संजय बंसल जी, ठीक है आपकी बात समझ। संजय बंसल जी, एक और हम कानूनी पहलू समझना चाहते हैं। स्पीकर को लेकर भी सवाल खड़े हुए। स्पीकर को 3 महीने की मोहलत है किसी की अयोग्यता तय करने की। ये विधायकों की खरीद फरोख्त का भी मौका देता नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता? इस मोहलत का जो संवैधानिक तर्क है वो क्या है? क्या महाराष्ट्र मामले में स्पीकर ये ज्यादा वक्त नहीं दे सकता था? ऐसा हो सकता था?
नहीं, एक्चुअली पहले तो मैं अश्विनी जी ने एक क्वेश्चन उठाया था, मैं उसको उसका जवाब दे दूं। जी। वो अनुच्छेद 174 है जिसमें गवर्नर को पावर है जी। जो कि कंट्रोल करती है पूरे प्रोसेस को लेजिस्लेचर के। और दूसरा ये है कि गवर्नर पार्टी हैं, वो सजा देने के लिए नहीं है, सिर्फ उनके एक्शन क्योंकि अंडर चैलेंज है इसलिए वो पार्टी है, उनको कोई सजा की मांग नहीं हो रही, ना ही कोई, सिर्फ क्योंकि उनका एक्शन जो है वो अंडर चैलेंज है इसलिए शायद वो पार्टी है पिटीशन है। जी। अब आप जो स्पीकर की बात कर रहे हैं, तीन महीने का जो स्पीकर के पास टाइम है, क्योंकि वो प्रोसेस है, जी। प्रोसेस एस्टेब्लिश किया गया है जिसमें कि जो दल या जो लेजिस्लेचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो टूट के जा रहे हैं, उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिले, वो प्रोसेस इसलिए दिया गया है। लेकिन डेफिनेटली आज जो स्थितियां हैं मुझसे, आपसे और मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई आदमी होगा जिससे छुपा हुआ है कि क्या वस्तु स्थिति है, किस तरीके से जो है ये डाइसेंट और डिसेंट जो है खड़ी की जाती है, और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा जाता है, किस तरीके से सरकारें बनाई जाती हैं। वो एक दैट्स एन ओपन सीक्रेट, उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो हॉर्स ट्रेडिंग का या खरीद फरोख्त का जो इशू है यहाँ तो टूटने से पहले शुरू हो जाता है। आप तो स्पीकर के पास तो सब कुछ तैयार करके ले जाया जाता है उसमें स्पीकर का जो टाइम है 3 महीने का, उसे अगर आप 1 महीने भी कर देंगे, 15 दिन भी कर देंगे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि वो सब केस को तैयार करके सारा सेटअप करके तब जो है ये सब काम हो रहा है। तो इस स्थिति इनफैक्ट ये हम जुडिशरी के लिए भी और जुडिशियल फ्रेटर्निटी के लिए भी एक बड़ी चैलेंज की बात है कि नई चीज नहीं, ये जो समय सीमा की भी हमने चूंकि संजय जी बात की, तो क्या समय सीमा भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं? अब राज्यपाल कम ज्यादा कर सकता है? माफ कीजिएगा, स्पीकर बेसिकली स्पीकर को पावर है एक रीजनेबल टाइम और अपॉर्चुनिटी देने की, जो भी जिसके खिलाफ या तो जो है मूव किया गया है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, या किसी ने अगर मूव किया है स्पीकर को कि हमें एक सेपरेट एंटिटी हाउस में रिकॉग्नाइज किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए और हमें सेपरेट सीट्स दी जाए बैठने के लिए, तो वो एक पूरा प्रोसेस है। तो मैं नहीं समझता कि उसमें समय सीमा का कोई बहुत फर्क पड़ता है। और डेफिनेटली स्पीकर जो है वो सदन का जो है मालिक होता है, सदन का जो है सर्वे सर्वा है, उन्हीं की सारी पावर है और वो कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें एक सवाल और हम थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे, चूंकि दिल्ली की भी तरफ हम अगर एक नजर डाल के देख लें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार ये कहा गया, जब शराब नीति, आबकारी नीति को खासकर बात की जाती है, तो कहा कि इसमें तो डिप्टी गवर्नर की भी भूमिका है, उनको भी दोषी माना जाना चाहिए, उनको भी अपराधी बनाया जाना चाहिए, उनको भी लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, उनका भी नाम शामिल होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें अगर जब सामने आती हैं तो फिर कानूनी प्रावधान क्या कहता है? जी देखिए, दिल्ली का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए है कि वैसे वो इस इशू से इतर जाके बात करना होगा, लेकिन नहीं, वहां भी भूमिका पर ही सवाल है, यहाँ पर भी भूमिका पर सवाल है। जी, एलजी का यहाँ पर जो रोल है, क्योंकि एलजी बहुत थोड़े मामलों में जो है दिल्ली सरकार को, क्योंकि ये स्पेशल अनेक्समेंट है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट है बाकायदा, जिसके अंदर जो है ये पूरा सिस्टम गवर्न होता है, एलजी और दिल्ली की सरकार भी चलती है। तो उसमें जो है बहुत सारे फैसले, या मैं समझता हूँ कि ज्यादातर फैसले गवर्नर से अप्रूव होना जरूरी है। ठीक बात। उसके बगैर जो है दिल्ली सरकार एक इंच भी नहीं चल सकती। तो इसी तरीके से शराब नीति भी जो है उनमें से एक फैसला था, जो जितनी मुझे जानकारी है वो गवर्नर के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गया और उन्होंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया, जिसको अल्टीमेटली दिल्ली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद उस शराब नीति को इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की, जिसके ऊपर फिर अल्टीमेटली कांग्रेस ने जो है कंप्लेंट दिया और वो फिर शराब नीति को वापस लिया गया। ये आम आदमी पार्टी का डिक्लेयर्ड स्टैंड है कि इसमें गवर्नर साहब, एलजी साहब की रिकमेंडेशन पे हमने जो है ये सब चेंज किया था, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन की जा रही है। ठीक है विजय कौशिक जी, कई बार ऐसी भी चुनौती सामने आती है कि सरकार गिराई जाए ना गिराई जाए, क्या ऐसा किया जाए। यहाँ पर जो सरकार बनी हुई है उसको गिराना चाहते हैं या बनी रहना देना चाहते हैं? राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रचने की कोशिश की जा रही है, उस पर खड़े होने की कोशिश की जा रही है। आप लोग भी क्या चाहते हैं ये सरकार गिरे या ना गिरे? इससे तो फायदा होगा, अगर नहीं गिरी सरकार तो फायदा किसका है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में जब केंद्र की सत्ता में भाजपा आई तो उससे पहले क्या कहती थी? उससे पहले कहती थी कि भाई कांग्रेस तो लुटेरे हैं, कांग्रेस की तो
हम आएंगे तो जनता को राहत देंगे। कांग्रेस तो इस देश को विदेशियों के हवाले करना चाहती है, विदेशी पूंजी निवेश के माध्यम से। तो 49% FDI का भी विरोध करते थे। आज इन्होंने ज्यादातर क्षेत्रों में 100% FDI को भी मंजूरी दे दी है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस पर लुटेरे होने का आरोप लगाने वाले आज खुद उसी रास्ते पर क्यों हैं जिन चीजों को लेकर हम पर सवाल उठाते थे। फिर आज क्यों नहीं मानते कि भाजपा कांग्रेस के रास्ते पर है। भाजपा कांग्रेस को लुटेरी कहती थी, तो आज खुद भाजपा लुटेरों की श्रेणी में है। क्यों ये लोग स्वीकार नहीं करते? आज मोदी जी को स्वीकार करना चाहिए कि वो भी हम आपने उतने ही नंगे हैं जितने और दल हैं। इसलिए उन्हें सिद्धांतों की बातें नहीं करनी चाहिए। बगल में छुरी मुंह में राम राम की नीति भाजपा को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ये बात करते हैं सिद्धांतों की। आपको भी तो ये बातें, आप भी तो जब इस तरह की बातें करते हैं तो शोभा देता है क्या? पुराने हिस्ट्री को आपको निकाल देगा। अश्विनी साई जी, आपके ऊपर आरोप है, वो कह रहे हैं मन में राम बगल में छुरी आपके। हमारे तो सामने भी राम है और पीछे भी राम है और दिल में भी राम है। छुरी तो ये लोग रखे चलते हैं। राम को नकारना, राम से लेकर कुछ भी हो। अभी देखिए, बोल कर आए, पता नहीं कौन सा रायता फैला कर आए। और ऐसे नेता हैं कि जिनको ये भी नहीं बोलना है, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि भाई दुर्भाग्य से ये मजाकिया लहजे में बोलिए। इस तरीके से दुर्भाग्य से MP हैं इनके नेता। खैर छोड़िए उसकी बात को। मैं संजय बंसल जी, बहुत बढ़िया हमको उन्होंने सलाह दिया और आपको भी बताया दर्शकों को। संजय बंसल जी, क्या धारा 163 का के अंदर विवेकाधिकार होता है, विशेषाधिकार होता है ना, कि राज्यपाल के विवेक पर जो भी निर्णय हो उसको कहीं चुनौती नहीं। आज क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ओवर रूल किया है, या सुप्रीम कोर्ट है अथॉरिटी राज्यपाल के उस 163 को खत्म करने के लिए? मतलब ये पूछना चाहते हैं संजय बंसल जी कि 163 कहता है कि राज्यपाल कैबिनेट मंत्रिमंडल की सिफारिशों को नजरअंदाज कर सकता है। विवेक के इस मार्जिन का इस्तेमाल कई लोकतांत्रिक सरकारों को हटाने में काम किया गया है, इस तरह से काम किया हुआ है। महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो क्या इसमें संशोधन की जरूरत है? मैं अपना इंक्लूड कर देता हूं इसमें। देखिए, वो तो सरकार, आप ठीक है ना अश्विनी जी? पार्लियामेंट जो है वो कानून के लिए और संविधान के संशोधनों के लिए सही जगह है, और वो वहीं पर ही ये सब डिसाइड हो सकता है। और कुछ भी जो है नहीं, अश्विनी जी ये कहना चाह रहे हैं कि आजादी देता है, इसी वजह से ये किया गया। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इसमें संशोधन की जरूरत है? अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 174। मैंने एक राजनेता का काम किया, आपने एक पत्रकार का काम किया। दोनों का सवाल जो है संजय बंसल जी के सामने है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसको आज जो है खराब करने का काम किया है? ओवरलुक कर, खराब मतलब नहीं, सब ठीक नहीं है, ओवरलुक करने का काम किया है। अश्विनी जी की स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं होगा। नहीं, वो माफी मांग लिया उन्होंने, वो धोखे में बोल गए। इट वाज स्लिप ऑफ टंग। कहा जाता है कि जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी न्यायपालिका के सामने आ जाती है और चुनौती भी न्यायपालिका के सामने आ जाती है। लेकिन कई बार बड़ी खूबसूरत लाइनें भी हैं, ये कही जाती हैं कि अगर आप ये देखें, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल देखो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन आजकल ऐसी स्थिति है नहीं साहब। लोग कहते हैं एक उंगली आप सामने की तरफ करेंगे, आरोप लगाएंगे, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होंगी। आजकल एक उंगली की ही नहीं जाती सामने वाले की तरफ, पूरा का पूरा हाथ ऐसे कर दिया जाता कि साहब आप ही दोषी हैं। ये चीजें थोड़ा बदलनी चाहिए। अश्विनी जी, आपका हम पहले सवाल जो आपने पूछा था, आपने आर्टिकल 163 को लेकर कि शायद इस आर्टिकल के तहत ही राज्यपाल ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, आप बंसल साहब से ये पूछना चाहते थे। उसमें मैंने ये इंक्लूड किया कि क्या इसमें संशोधन होना चाहिए। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। जी संजय जी। आर्टिकल 163 का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है जी। वो है कि द गवर्नर हैज टू फंक्शन ऑन द एड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। जी, वो फंक्शंस उसके दूसरे हैं। पर यहाँ पर 174 में जो आर्टिकल 174 में जो प्री पोल करके असेंबली को कॉल करके विजय जी आएंगे आपके पास। ट्रस्ट और नो ट्रस्ट को जो है क्या गवर्नर कर सकता है और अगर कर सकता है तो किन स्थितियों में कर सकता है, यहाँ इशू वो है।
और यही डिफरेंस है दोनों में। 163 का ऑपरेशन बिल्कुल अलग है, 174 का ऑपरेशन जो है वो अलग है, और यही 163 का झगड़ा नहीं है यहाँ पर 174 का झगड़ा है जी। अनुच्छेद 174 जी। का। और दूसरी मेरा बात कहना ये था, है, हाँ, मैं जरा 2 मिनट कंप्लीट कर लूं अगर। जी जी जी। क्योंकि झगड़ा ये है कि जब उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दिया उससे पहले 25 तारीख से लेकर 29 तारीख जून 2022 तक क्या स्थितियां थी, किन स्थितियों में पहली सरकार गई और दूसरी सरकार आई, और किन स्थितियों में जो शिवसेना के जो एक बिगर चंक है वो टूट कर गया, और उसने जाकर जब गवर्नर को जो है जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया गया ताकि वो डिस्क्वालिफिकेशन जो पहले ही पेंडिंग है जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने दिया हुआ है उसको डिसाइड ना कर सके, और पूरा जो फैक्शन है वो जाके गवर्नर से मिला, तो गवर्नर को क्या उनको एंटरटेन करना चाहिए था? क्या वो पॉलिटिक्स में इस किस्म की इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि ये एक पार्टी का अंदरूनी मामला है। इशू ये था कि वो अपनी पार्टी के महाविकास आघाड़ी में शामिल होने से खुश नहीं थे लेजिस्लेटर, जो कहा गया है 21 तारीख के जो लेटर में। तो उस पृष्ठभूमि में अगर हम देखेंगे तो क्या जो 174 में जो फैसला लिया था गवर्नर साहब ने, जो डायरेक्शन दिया था कि आप अपना ट्रस्ट वोट प्रूव कीजिए क्योंकि आपके लेजिस्लेटर टूट गए हैं, तो क्या वो सही था कि नहीं था? और जो आज प्रोग्राम का जो हेडलाइन है वो इसी पे है कि क्या गवर्नर ने अपनी पावर्स को सही एक्सरसाइज किया, और इसी पर ही जो है टिप्पणियां आई हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वो अब गवर्नर की भूमिका के ऊपर क्या फैसला लिया जाएगा, और क्या वो अब दोबारा जो है सरकार को यथास्थिति में ला सकते हैं क्या? ठीक बात। और क्योंकि उन्होंने वो सवाल पहले ही उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया तो वो स्थिति अब नहीं हो सकती, क्योंकि वो सरकार उन्होंने पहले ही इस्तीफा दिया। हाउस पे जाके उन्होंने मेजोरिटी प्रूव करने का कोई इशू आया ही नहीं। ठीक बात। संजय जी कुछ पूछना चाहते हैं? अश्विनी जी पे आ रहे हैं आपके पास। विजय जी। जी संजय जी, आपने कहा एक पार्टी का सवाल था, मगर फ्लोर पर जो चीजें थी, मैंने धारा 163 उपधारा 2 की बात की, जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकार को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, मैंने उसकी बात की। मैं 174 की बातें नहीं कर रहा। मैं राज्यपाल के शेयर करूंगा, जुडिशियल रिव्यू जो है वो ऑलरेडी कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दिया है कि गवर्नर के किसी भी फैसले का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो इसलिए उस चर्चा में जाने से मुझे लगता है समय की बर्बादी। ठीक है, कोई बात नहीं। विजय को समय कम है। विजय जी को टाइम कम है। एक लाइन कहूंगा कि अगर हमारा कहीं पर कोई उद्देश्य गलत होता, तो एक वाकया झारखंड में भी हुआ है। ठीक है, एक बंद लिफाफा चुनाव आयोग से भेजा था और माननीय रमेश बैस जी ने उस लिफाफे को नहीं खोला। ये उनका विवेक था ना, स्वविवेक से उन्होंने उसको नहीं खोला। ठीक है विजय कौशिक, हो सकता है उससे समय कम है। अश्विनी जी, विजय कौशिक जी। देखिए, आपने कहा था कि न्यायपालिका असली चीज है। मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग तो न्यायपालिका के भी फैसलों को बदलने में लगे हुए हैं। एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, एक और सवाल भी हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सारा मामला हुआ उठा पटक का, सत्ता हासिल करने का, नड्डा साहब का एक बयान याद आ रहा है कि जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है उसमें ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में सिर्फ बीजेपी बचे, क्षेत्रीय दलों का पता भी ना लगे। क्या ये मानते हैं? क्या कैसे देखा आपने इसको? नड्डा जी सही कह रहे हैं। जिस हिसाब से देश में तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, धन बल का जोर चल रहा है, उसमें देरी से तो ये लोग अपनी इस मकसद में कामयाब भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन मौका तो आप लोग ही दे रहे हैं ना। एक तरफ तो आप विपक्षी एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप दो धड़ों में, अलग अलग धड़ों में बटे हुए नजर आते हैं। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस की अपनी पॉलिसीज है। कांग्रेस कभी भी अपने जो देश के प्रति जो हमारे सिद्धांत हैं, हम उनसे समझौता नहीं करते। आज भाजपा प्रोपेगेंडा राजनीति कर रही है। अच्छा, समझौता नहीं करते, और आपने शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया और किसी चीज से समझौता तो आप करते ही नहीं है। शिवसेना के साथ गठबंधन क्यों किया हमने? आप ये देखिए ना कि भाई जब अरे पानी पी पी कर आप कोसते थे, दोबारा चुनाव कराए जाएंगे तो प्रदेश की जनता के ऊपर चुनावों का बोझ ना पड़े,
इसलिए हमने उनसे समर्थन दिया, मजबूरी में दिया, ठीक है। ना चाहते हुए संजय दिया। द्विवेदी जी, हमने संजय संविधान द्विवेदी बाबा जी, साहब संजय, एक मिनट, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी, मेघालय में क्या हुआ? हाँ, मेघालय में जो सरकार ये उसको उससे वापस हटे और बाद जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे, बेईमान कहते थे, जेडीपी के साथ बराबर खाली से चुनाव बन रहे और जेडीपी सरकार बना ली। इनका कोई चीज ईमान नहीं है। 2013 में तो बदला हुआ है, जहाँ चुनाव बन जाए वो कर लो, कहते तो हमको आए हम तो राजीव कर रहे हैं, तुम तो कर ले रहे हैं, क्या करना भाई। नीचे दावा पट भी मेरी कहावत कौन सी है, किसी मेरी पट मेरी अच्छा मेरे। तो भाजपा की तो कहानी है, संविधान तोड़ दिया है। ठीक है। और संविधान की संजय जी, चलते चलते आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान में जिस तरह से लूपहोल्स तलाशे जाते हैं, अक्सर ये लूपहोल्स तलाशने की कोशिश की जाती है कि कहाँ पर कमजोर कड़ी कहाँ पर है, उनका इस्तेमाल कैसे रुकेंगी ये चीजें, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, जितने पिछले एक हफ्ते से जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो आज की स्थितियों में जो इन कानूनों या संविधान की अनुच्छेदों का जो ये रैट होल जो निकाले जा रहे हैं कानून को दरकिनार करके और सिस्टम को जो है मिसयूज करने के, उसी के ऊपर चर्चा है बेसिकली। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, तो मैं बड़े आराम से ये बात कह सकता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस किस्म के रास्ते अख्तियार करके पॉलिटिकल पावर को हासिल करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि दोनों जिक्र हमारे सामने आए कि जो है बिहार में एक स्थिति बनी और महाराष्ट्र में एक स्थिति बनी जहां प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल गवर्नमेंट दोनों दो डिफरेंट थे। तो इसमें सब पार्टियां एक जैसी है, मैं किसी पार्टी को कोई बहुत इसमें ठीक नहीं समझता, लेकिन अल्टीमेटली विल ऑफ द पीपल जो है वो क्योंकि हमारे यहाँ जो है वेस्टमिनिस्टर मॉडल है गवर्नेंस का, तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये सब चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक करने के लिए मैं एक बात एक लाइन में सिर्फ अपनी बात खत्म करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि यहाँ 3 बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हैं जी। तो एक में बड़ी दुख की बात एक ये है, मैं कुछ 3 दिन से 2 दिन से सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा था, ट्विटर पर खास तौर पे एक स्लेंडर कैंपेन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ चलाया जा रहा है। जी जी। किन्हीं कारणों से चलाया जा रहा है, किन कमेंट्स पे चलाया जा रहा है, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, बट मेरे ख्याल में एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड ये रहेगा कि अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलके इस किस्म के एलिमेंट्स को जो है ना बढ़ावा दें, ना ही उसको जो है उन करें, रादर उसको कंडेम करें, क्योंकि जो है अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी का जो सेफगार्ड करने का जो जिम्मा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और किया है 1950 से लेके। और उम्मीद करते हैं अश्विनी जी, विजय जी और संजय द्विवेदी जी, आप सब लोग भी इस बात को मानेंगे, क्योंकि एक हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर स्तंभ इसमें एक मजबूती लिए हुए है, और इसलिए जब कुछ समझ में नहीं आता तो हमेशा जो देश की जनता है वो न्यायपालिका की तरफ देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल मामला कोर्ट में है, हमने समझने की कोशिश करी राज्यपाल की भूमिका को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसमें राजनीतिक रूप से जब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो परिभाषा क्या हो जाती है, लेकिन कानून क्या कहता है उसको भी हमने समझने की कोशिश करी कि असल में प्रक्रिया होती क्या है। और बाकी जनता की अदालत, जनता समझेगी कि सही और गलत क्या, और उम्मीद करते हैं हम ये समझाने में शायद आपको कामयाब हुए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।